हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2015 प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। प्राइमरी लेवल पे हमें लंबाई को मेज़र करना सिखाना है बच्चों को, और उसके लिए ये जो 4 स्टेप्स दिए गए हैं इनका करेक्ट सीक्वेंस हमें फाइंड करना है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना और तुलना करना। ये देखिए चारों स्टेप्स जो हैं वही सभी ऑप्शंस में है। इनका करेक्ट जो सीक्वेंस दिया है वो है ऑप्शन नंबर 3 में, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना। इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले हम बच्चों को तुलना करना सिखाएंगे, जैसे वस्तु, ताकि वो वस्तु को देख के ही बता पाएँ कि यह बड़ी है और यह छोटी है, या ये ज़्यादा लंबी है, ये उससे छोटी है। नेक्स्ट जो है अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर हम उन्हें हाथ से नापना या रस्सी की सहायता से मापना, लकड़ी की सहायता से मापना, इस तरह से सिखाएंगे। और उसके बाद हम प्रमाणिक मापों का यूज़ करना सिखाएंगे, जैसे जो मीटर सेंटीमीटर प्रमाणिक इकाइयाँ हैं इनका यूज़ करना हम उसके बाद सिखाएंगे, और बाद में उनको डेवलप करना सिखाएंगे, इन इकाइयों को कैसे विकसित किया जाता है यह सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। छात्र जो है, जैसे दशमलव की कोई दो संख्या है, मैं आपको बताऊं, जैसे 5.05 और 2.03 है, इनको वो दो स्थान तक अरेंज भी कर सकता है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ये तुलना भी कर सकता है और क्रम में भी रख सकता है। इसकी योग्यता उसके पास है। तो यह है अधिगम का कौन सा उल्लेख, उद्देश्य का उल्लेख करता है। विषयात्मक ध्येय, प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थितता ध्येय और सामाजिक ध्येय। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सुव्यवस्थितता ध्येय। मतलब कि वो उनको व्यवस्थित कर पा रहा है, उनको देख के बता पा रहा है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। चौथी क्लास में हमें सममिति और परावर्तन की जो ज्यामितीय संकल्पना है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके लिए कौन से टीएलएम या व्यवहारिक कौशल उपकरण, जो कि टीएलएम होता है, को उपयोग करेंगे। ऑप्शंस देखिए, पहला है द्विमुखी पटल, दूसरा है मोतियों की माला, बिंदु सीट या डॉट पेपर, या गिनतारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बिंदु सीट। ये एक तरह का पेपर होता है जहाँ पे बहुत सारे डॉट्स होते हैं जो क्रम से लगे होते हैं। अब इन डॉट्स की सहायता से हम यहाँ पे जो सममित आकृतियाँ होती हैं उनको बना के बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे ये एक पक्ष है किसी आकृति का, और सममित आकृति का दूसरा पक्ष भी समान ही होता है, तो यहाँ पे दूसरा पक्ष को भी हम बना के बच्चे को बता सकते हैं कि ये देखिए ये सममिति होती है जब दोनों पक्ष समान होते हैं। और ऐसे ही हम रिफ्लेक्शन को भी सिखा सकते हैं, जो परावर्तन की अवधारणा है वो भी बच्चों को इसी के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में वाद विवाद रखा गया है। फिफ्थ क्लास में डिबेट आयोजित की जा रही है। डिबेट का टॉपिक है शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करेगा। अब ये जो डिबेट अरेंज की गई है इससे बच्चे को क्या मदद मिलेगी ये हमें बताना है। पहला है मित्रों को सहयोग देने में, दूसरा है विश्लेषण और संप्रेषण में, तीसरा है वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, या वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। और उसका रीज़न है कि जब डिबेट आयोजित होती है तो वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ बच्चों को पता चलती हैं। उसके उसके बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण उस टॉपिक के देखने को मिलते हैं जिस टॉपिक पे डिबेट आयोजित की जा रही है। इस कारण से उनमें विश्लेषण और संप्रेषण का कौशल विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है। अगर बच्चे को संख्याओं की परिकलन करने में समस्या होती है तो कौन सी बीमारी से वो ग्रस्त है ये हमें बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डिस्कैल्कुलिया, जो कि मैथ्स में जो बच्चों को समस्या होती है गणना करने में, परिकलन करने में, उससे संबंधित है। डिसलेक्सिया होती है पढ़ने से संबंधित, और डिस्ग्राफिया होती है लिखने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह मदद करते हैं। जो व्यवहारिक उपकरण होते हैं, व्यवहारिक उपकरण से मतलब जिनको बच्चे छू सकें, देख सकें, उपयोग करके देख सकें, वो व्यवहारिक उपकरण होते हैं। ये किस तरह से मदद करते हैं। पहला ऑप्शन है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए,
मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए या मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो जो व्यवहारिक उपकरण होते हैं उनके द्वारा गणित के जो मूल गणितीय कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे अबेकस होता है, अबेकस के द्वारा हम बच्चे को जोड़ना घटाना की जो मूल अवधारणा है वो बच्चे को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? देखिए यहाँ पे खुला अंत वाला प्रश्न दिया है। खुला अंत वाला प्रश्न क्या होता है? ऐसा प्रश्न जिसको आंसर करने से पहले बच्चे को बहुत अधिक सोचना पड़े और जिसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, वो खुला अंत वाला प्रश्न होता है। और जिसका केवल एक आंसर हो, फिक्स आंसर हो, वो बंद अंत वाला प्रश्न कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है 15 × 3 का मान ज्ञात कीजिए, ये खुला अंत वाला प्रश्न नहीं है, इसका एक फिक्स आंसर है 45। दूसरा ऑप्शन है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? तो 15 को 3 से गुणा करने का एक निश्चित प्रकार होता है, इस कारण से ये भी सही नहीं है। तीसरा जो है कोई दो संख्याएं लिखी जिनका गुणनफल 45 हो, ये करेक्ट आंसर है। और उसका रीज़न है कि 15 मतलब ऐसी संख्या बताना है जो हम जिनका गुणनफल 45 हो। अब वो 15 × 3 भी हो सकती है, वो 5 × 9 भी हो सकती है, वो 45 × 1 भी हो सकती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे आंसर हैं, इस कारण से ये खुला अंत वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण पूछा गया है। हासिल वाले जो सवाल हैं उनको जोड़ने में बच्चों को समस्या हो रही है और उसका हमसे सही कारण पूछा गया है कि भाई किस कारण से उनको ये दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का समझ का अभाव। पुनर्समूहीकरण क्या होता है कि जैसे दो संख्याओं को बच्चे को जोड़ना है और वो उनको रीग्रुप कर सके, रीग्रुपिंग कर सके। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए 27 और उसको 36 को जोड़ना है। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, 36 में से 3 को निकालेगा और 27 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 33 बचा है। तो 30 में अब वो 33 को डायरेक्टली जोड़ के बोल देगा कि भाई आंसर इसका 63 है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, ये पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अगर बच्चा ये नहीं कर पाता है तो क्या होगा, उनको हासिल वाले सवाल को करने में कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? प्राइमरी लेवल पे मैथ की एक अच्छी पुस्तक के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? वह मोटी और बड़ी हो। देखिए मोटी किताब होगी तो उससे क्या मतलब, क्या विशेषता है उसकी? मोटा होना कोई अच्छी विशेषता थोड़ी है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है पुस्तक में तो मोटा होना उसका कोई व्यर्थ है। दूसरा है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। हाँ, ये करेक्ट आंसर है कि भाई जो कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं वो संदर्भ परक हों, मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बच्चे के जीवन से संबंधित हो, संदर्भ अच्छा हो, बच्चे को जीवन में वो ज्ञान उपयोगी हो जो पुस्तक में दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 47 बेनहेले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। बेनहेले के जो ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर थे उनमें से अगर बच्चा दिखावट के आधार पर किसी आकृति को वर्गीकृत कर सकता है, वर्णित कर सकता है, तो वो किस स्तर पर है? तो जब बच्चे दिखावट के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं तो वह शून्य स्तर पे होते हैं, जो मानसिक चित्रण कहलाता है, विजुअलाइजेशन कहलाता है। मतलब वो देख के उनको आकृतियों के बारे में वर्गीकृत कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? मैथ की जो क्लास है वहाँ पे संप्रेषण जो है, संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, दंडारेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, या गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। तो संप्रेषण जो है, संप्रेषण के द्वारा गणितीय विचार की सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह परिमाणात्मक अवस्था में है, विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, या संक्रियात्मक अवस्था में है? चारों जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, अगर वो पूर्णांक और भिन्नों पे वह कर पा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो संक्रियात्मक अवस्था में है, ऑपरेटिंग फेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में क्या रिकमेंड किया गया है कि प्राइमरी लेवल पे गणित की शिक्षा का केंद्र क्या हो, मेन उद्देश्य क्या हो? विद्यार्थियों
को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। एंड भाई इंटरनेशनल लेवल पे मैथ्स का जो स्टैंडर्ड है वो आप अर्जित करवा पाएँ। उच्चतर गणित के लिए तैयारी, हाई लेवल की जो मैथ है वो आप सीख पाएँ, यह उद्देश्य है। यह गणित के अमूर्त विचार जानना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करना, या कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक ज़िंदगी से जोड़ने में सहायता करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कि भाई जो बच्चे क्लास में सीख रहे हैं वो उनको रियल लाइफ में वो यूज़ कर पाएँ, इस तरह से आपको उन्हें सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है इनमें से? संरक्षण, पंक्तिबद्धता, गणना या अंक लिखना। देखिए संरक्षण होता है कि आप कम या ज़्यादा पता कर पाएँ, जैसे कोई दो संख्याएं हैं, जैसे 23 है और 25 है। अब आप इनको देख के बता पाएँ कि भाई बड़ी कौन सी है। अगर ये आप पता कर पा रहे हैं तो आपके अंदर संरक्षण है। दूसरा है पंक्तिबद्धता, मतलब उनको क्रम से अरेंज करना, बढ़ते या घटते क्रम में। तीसरा है गणना, यानी कि उनको गणना करना, संख्याओं की गणना करना। और चौथा है अंक लिखना। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण पहलू है वो है अंक लिखना संख्याओं के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? 36 टाइलें कक्षा 4 के छात्रों को दी जा रही हैं और उनको उसको आयत के फॉर्म में, मतलब जो आयत की आकृति होती है इस तरह से, अब इस बॉक्स में उनको 36 टाइलें अरेंज करनी है। अब ये 36 टाइलें अरेंज करने के बाद इनमें से कौन सी जो संकल्पना है जिसके बारे में नहीं बताया जा सकेगा इसके एक गतिविधि के द्वारा? गुणनखंड, गुणनफल, क्षेत्रफल या आयतन। अब आप ये जानते हैं कि आयतन जो है, आयतन वो 3D आकृतियों में होता है, जो त्रिविमीय आकृति होती हैं, जबकि जो आयत है वो द्विविमीय आकृति है, जिसमें केवल 2 लंबाई और चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं होती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आयतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे यहाँ पे 15 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।